हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। आज के इस सेशन में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं महेश बर्नवाल के बुक से। बीपीएस अड्डा के द्वारा इसमें काफी सारे मैप का प्रयोग किया गया है जो आपको ज्योग्राफी समझने में हेल्प करने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा टॉपिक है भारत एक सामान्य परिचय। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने के लिए हमें भारत के बारे में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए और आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखा जाता है। आप चाहे बीपीएससी का दे रहे हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दे रहे हो या यूपीएससी का दे रहे हो, आप क्वेश्चन उलट के देख लीजिएगा, आपको यहाँ से प्रश्न मिलेगा। चाहे रेलवे दे रहे हो या एसएससी दे लीजिए, कोई भी एग्जाम दे लीजिए, भारत में लिए जाने वाले जो इस तरीके के एग्जाम है, आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, आपको यहाँ से प्रश्न मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या हमें बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए ज्योग्राफी पढ़ने के लिए भारत के बारे में, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आप भारत की बात करें तो भारत के बारे में ज्योग्राफी के लिए हमें होना चाहिए पता कि भारत स्थित कहां पर है। इस पूरे अर्थ पर, इस पूरे पृथ्वी पर भारत की अवस्थिति क्या है। अगर हम इस पूरे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटते हैं तो ये जो जीरो लाइन होता है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर लाइन। तो इस इक्वेटर के जो उत्तर वाला भाग होता है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और ये जो नीचे वाला लाइन होता है इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। राइट, दक्षिणी गोलार्ध। अब यहां से पूछता है कि सर भारत की अवस्थिति क्या है, भारत की अवस्थिति क्या है। ये इंडिया का अगर एक मैप आप यहां पर ड्रॉ कर लीजिए तो अब आप इजीली बता सकते हैं कि सर भारत दक्षिणी गोलार्ध में नहीं स्थित है, बल्कि भारत कहां स्थित है? सर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन अगर मैं यहां से एक लाइन और खींच दूं इस अर्थ पर, और अब इस अर्थ को हम पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में भी बांट दें, और अब पूछा जाए आपसे कि बच्चा आप बताइए कि भारत की अवस्थिति अब क्या है, तो आप बताएंगे कि सर भारत की अब स्थिति जो हो गया है वह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो गया है। ये नॉर्थ है और ये ईस्ट वाला पोर्शन है, राइट, पूर्वी गोलार्ध। तो सर भारत जो है अब उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन कोई बच्चा यह भी हैंड रेज करके पूछ सकता है कि सर हम कैसे मान लें कि भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आपने चूंकि इसको यहां ड्रॉ कर दिया इसलिए तो हम इसको यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो हमें मालूम है। क्या मालूम है? भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, तथा देशांतरीय विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या लिखा हुआ है यहां पर? पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर। तो देशांतर जो है हमें टाइम बताता है, अक्षांश जो है हमें प्लेस, किसी भी प्लेस के बारे में यानी लोकेशन के बारे में बताता है। राइट, तब इस प्रकार आप कह सकते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार से आप कह सकते हैं कि भारत की स्थिति क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। राइट, यहां तक कोई दिक्कत? अभी इसको मैप से भी मैं बताऊंगा। उससे पहले एक चीज और जो यहां बिंदु दिया हुआ है वो है 82.5 डिग्री के बारे में। तो 82.5 डिग्री के बारे में क्या बताना चाह रहा है? 82.5 डिग्री ईस्ट पूर्वी देशांतर के बारे में। किसके बारे में? 82.5 डिग्री ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर के बारे में हमको बता रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। और ये जो लाइन है, ये जो 82.5 डिग्री जो लाइन गुजरेगा, ये कितने राज्यों से होकर गुजरेगा? तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरेगा, और वो राज्य होंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं जहां से 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड गुजरता है। राइट, और ये यही देशांतर है जहां से भारत का मानक समय लिया हुआ है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत का मानक समय कहां से लिया हुआ है, तो सर 82.5 डिग्री ईस्ट से लिया हुआ है। और अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि 82.5 डिग्री ईस्ट जो लाइन है कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश से होता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में कहा जाता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है कहां से लिया गया है, तो यह लिया गया है इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। कहां से लिया गया है? इलाहाबाद से, नैनी से होकर, चूंकि यह क्लोजली गुजरता है इसीलिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में यह बताया गया है कि इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। और यहाँ का जो टाइम है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, IST टाइम होता है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि भारत का जो मानक समय है वह ग्रीनविच समय से कितना घंटा आगे है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत का जो मानक समय है वह ग्रीनविच समय से क्या है? 5.5 घंटा आगे है। कितना? 5.5 घंटा, यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे है। आइए अब इन दोनों चीजों को हम मैप से समझाते हैं।
तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। तो आपने देखा कि अक्षांशीय विस्तार क्या था, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ था। और देशांतरीय विस्तार क्या था, ये तो हो गया ये वाला लाइन, राइट, ये दोनों लाइन हो गया 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। लेकिन अब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन के बारे में पूछे, लॉन्गिट्यूड के बारे में पूछे, तब आपका आंसर क्या होगा, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट इस से लेकर के क्या हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ये हो जाता आपका लॉन्गिट्यूड। दूसरी चीज हमने देखा था 82.5 डिग्री ईस्ट, जहां से आपका IST लिया हुआ है। तो हमने बताया था कि 82.5 डिग्री ईस्ट जो है वो भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो सो दीज आर द 5 इंडियन स्टेट जहां से 82.5 डिग्री ईस्ट लाइन गुजरती है। और ये प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यहीं से एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक कर्क रेखा की चर्चा होगा। तो यह भी जो कर्क रेखा जिस तरीके से ये 82.5 डिग्री ईस्ट भारत को पूर्व और पश्चिम में डिवाइड करता है 20 से, उसी तरह से ये जो कर्क लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से। कहां से, 23.5 डिग्री नॉर्थ से। सो 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला जो लाइन होता है वो क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। क्योंकि कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है, उत्तर और दक्षिण भागों में बांटता है। लेकिन 82.5 डिग्री ईस्ट क्या करता है, भारत को पूरब और पश्चिम में बांटता है। ये बेसिक चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि कर्क रेखा भारत के कितनों राज्यों से होकर गुजरता है। तो सर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। लेकिन जैसे ही पूछ देगा कि वो राज्य कौन कौन है, तो आपका आंसर होगा पहला क्या है, गुजरात, दूसरा क्या है सर, राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा सर छत्तीसगढ़, पांचवा सर झारखंड, छठा सर पश्चिम बंगाल, सातवां सर त्रिपुरा और 8वां सर मिजोरम। याद रहेगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दीज आर द 8 इंडियन स्टेट फ्रॉम वेयर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है और भारत को लगभग 2 बराबर भागों में, उत्तरी भाग और दक्षिणी बराबर भागों में बांटता है। वहीं 82.5 डिग्री ईस्ट जो लाइन है, यानी 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है, वो भारत को पूर्वी और पश्चिमी भागों में बांटता है। और यह 82.5 डिग्री ईस्ट लाइन जो है, लॉन्गिट्यूड जो है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे क्या बात कर रहा है, हमने यह भी देख लिया कि भारत का जो मानक समय है वह ग्रीनविच समय से, यह प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाता है कि ग्रीनविच समय से कितना घंटा आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। कर्क रेखा वाला पॉइंट को हमने कवर कर लिया कि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है और यह रेखा भारत को उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय भागों में बांटता है। राइट, तो हमने बताया था कि भारत को जो कर्क रेखा है भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय भागों में भारत को विभाजित करता है। भारत से कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से गुजरता है, 8 राज्यों से गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, अब बात कर रहा है एक्सटेंट की, यानी लंबाई की। भारत की का जो भूभाग है, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो भारत का पूरा क्षेत्र है, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम, तो इसका लंबाई क्या है। तो कहता है भारतीय भूभाग की जो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है, जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है, ये जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम वाला, ये कितना है। तो ये जो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है, यहां से अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक का जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। क्या है, 2933 किलोमीटर है। वहीं उत्तर से दक्षिण की अगर बातें करेगा, उत्तर से दक्षिण की ये वाला जो लाइन है, ये कितना है, तो सर ये लाइन 3214 किलोमीटर है। सो अब याद रहेगा आपको कि भारतीय भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम की अगर बात करेगा तो 2933 किलोमीटर, वहीं उत्तर से दक्षिण की बात करेगा तो सर 3214 किलोमीटर। इस प्रकार अब आपको भारत का आकार पूछे तो भारत का ओवरऑल जो आकार होता है वह चतुष्कोणीय है। आप देख सकते हैं यहाँ फिगर में, तो भारत का जो एक ओवरऑल आकार जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, चतुष्कोणीय मिलेगा। लेकिन
प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पूछे, प्रायद्वीपीय भारत ये सौदर्न वाला पोर्शन होता है, अगर प्रायद्वीपीय भारत के आकार पूछे तो इसका आकार आपको कैसा दिख रहा है सर, त्रिभुजाकार आकृति का दिख रहा है। तो यस, प्रायद्वीपीय भारत का जो आकार है त्रिभुजाकार आकृति का है। हियर यू कैन सी प्रायद्वीपीय भारत का आकार क्या है, आकृति में त्रिभुजाकार है। आगे कहता है कि हिंद महासागर व उसकी शाखाओं, हिंद महासागर व उसकी शाखाओं, तो हिंद महासागर की शाखा कौन कौन, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में तटीय सीमा बनाती है। तो भारत जो है हिंद महासागर एवं उसकी शाखा है बंगाल की खाड़ी, ये है बंगाल की खाड़ी आपका, और ये वाला जो हिस्सा है पश्चिम वाला जो हिस्सा है ये अरब सागर है। ये नीचे क्या है, इंडियन ओशियन है, ये सारे के सारे क्या है, इंडियन ओशियन। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, दिस इज द बे ऑफ बंगाल, दिस इज अरेबियन सी। तो यहां से आप देखिए कि भारत का जो ये सारे राज्य हैं ये क्या है, हिंद महासागर, अरब सागर और बे ऑफ बंगाल के साथ अपना क्या कर रहा है, तटीय सीमा बना रहा है, राइट। यहां पर दिया हुआ है कि गुजरात की जो तटीय सीमा है वह सबसे लंबी है क्योंकि इसमें सर्वाधिक क्या है, क्रीक है। ओके, इस पॉइंट को हम जब करेंगे, ये कोस्टल वाला जो पोर्शन करेंगे तब उसमें कवर करेंगे कि कितने ऐसे राज्य हैं जो कोस्टल, जिसका कोस्टल तटीय है और यानी तटीय जो सीमा है तटीय सीमा बनाता है, और सबसे लंबा कौन है, उसके बाद कौन है फॉलोड बाई, यानी टॉप 5 हम कोस्टल की लंबाई के हिसाब से देखेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की। कोस्टल वाला हम बाद में कवर करेंगे जब ये पोर्शन को लास्ट में हमने डील करेंगे। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की अगर हम बात करें तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। क्या है, भारत का स्थलीय सीमा जो है, भारत का जो पूरा स्थलीय सीमा की जो लंबाई होगा पूरा, ये तो हाफ मैप हो गया, लेकिन ये कोस्टल के अलावे ये जो स्थलीय सीमा की जो लंबाई होगा ऊपर से, राइट, तो भारत का जो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो क्या है, 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर की है। वहीं ये जो कोस्टल है ये भारत के मुख्य भाग है, क्या है, भारत का मुख्य भाग है, और इस भारत के मुख्य भाग का जो कोस्टल की लंबाई है वो कितना हो जाएगा, 6,100 किलोमीटर होगा। वहीं अगर इस द्वीप, ये जो सब द्वीप है आपको यहां पर आपको अंडमान निकोबार, ये अंडमान निकोबार है और ये क्या है, लक्षद्वीप है, इस द्वीप सहित पूछे कि कोस्टल सीमा की लंबाई क्या है, तब आपका आंसर हो जाएगा कि द्वीप सहित भारत की तटीय सीमा की जो लंबाई है वो है 7,515.5 किलोमीटर, राइट। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि भारत का जो कुल सीमा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 22,716.5 किलोमीटर भारत की कुल लंबाई है। यहां तक कोई दिक्कत? यहां पर आपको एक मैप के थ्रू मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा। ये देखिए, ये है भारत की मुख्य भूमि का ये कोस्टल, राइट, ये वाला बात कर रहे थे ये। ओके, सो ये क्या था, कितना था, 6,100 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर है सर। लेकिन जैसे ही ये अंडमान निकोबार वाला पोर्शन और लक्षद्वीप वाला ये पोर्शन मिल जाएगा, और ये सारे ये दोनों मिलकर के, यानी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, यानी भारत के मुख्य तटीय भूमि और ये द्वीपों का भी जो कोस्टल है उसका क्या हो जाएगा लंबाई, तो ये हो जाएगा सर 7,515.5 किलोमीटर, राइट, ये इतना हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि भारत की कुल जो सीमा है उसकी लंबाई है 22,716 किलोमीटर। ओके, तो एक यहां पर देख लीजिए, अगर आपने बे ऑफ बंगाल को उस मैप में नहीं देखा, यहां पर देख लीजिए, दिस इज द बे ऑफ बंगाल, दिस इज द अरेबियन सी, दिस इज द लक्षद्वीप, दिस इज द अंडमान निकोबार। ये क्या है, अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार आइलैंड। यहां पर श्रीलंका की स्थिति है, दिस इज द गल्फ ऑफ मन्नार, ये जो है यहां पर गल्फ ऑफ मन्नार यहां पर मिलेगा आपको इंडिया और श्रीलंका के बीच में, राइट। तो ये वेस्टर्न घाट है और ये क्या है, ईस्टर्न घाट है, राइट। ये बेसिक चीजें आपको मालूम होना चाहिए मैप पे। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है, तो अगर भारत है, ये सपोज दैट इंडिया का एक मैप दिया हुआ है आपको, तो भाई एक नॉर्दर्न पॉइंट होगा, एक साउदर्न पॉइंट होगा। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो क्या है, इंदिरा पॉइंट है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है। यहां पर देखिए, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है और इसको हम क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। हालांकि ये जो पॉइंट है 2004 में जब सुनामी आया था उसमें सबमर्ज हो गया है। हाउएवर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है
कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो आपका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट, जो कहां स्थित है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। राइट, तो भारत का दक्षिणतम पॉइंट कहां पर स्थित है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है भारत का दक्षिणतम पॉइंट। आगे कहता है कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल एवं मालदीव व मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल गुजरती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह, ठीक है। ये सारे जितने भी पॉइंट है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक जानकारी है बट इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला डील करते हैं, मिनिकॉय और लक्षद्वीप। अब मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच क्या गुजरता है, 9 डिग्री चैनल। राइट, ये लक्षद्वीप है और ये मिनिकॉय है, तो 9 डिग्री चैनल, ये मिनिकॉय है तो 9 डिग्री चैनल जो है इसके बीच से होकर गुजरता है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच क्या गुजरता है सर, 9 डिग्री चैनल गुजरता है। और मिनिकॉय यहां से, ये मिनिकॉय है और ये मालदीव है, ये मिनिकॉय और मालदीव के बीच क्या गुजरता है सर, 8 डिग्री चैनल गुजरता है। तो मालदीव और मिनिकॉय MM, ठीक है, मालदीव और मिनिकॉय के MM के बीच में क्या गुजरेगा, तो सर 8 डिग्री चैनल। और मालदीव और लक्षद्वीप ML, तो मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में क्या गुजरेगा सर, 9 डिग्री चैनल गुजरता है। तो आपको जो पढ़ना है 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल, ये क्वेश्चन, ये 3 चैनल से ही बार बार क्वेश्चन पूछ लेता है इंडिया के चैनल से, ठीक है। अब सर बोलेगा सर चैनल किसको कहते हैं, तो चैनल इज अ ब्रॉड ओपनिंग वाटरवेज विच पासेस थ्रू, और वी कैन से विच पासेस बिटवीन 2 नेबरिंग लैंड मासेस। राइट, अब यहां पर देखिए आपको 10 डिग्री चैनल के बारे में बताते हैं। तो 10 डिग्री चैनल कहां स्थित है, आपने 9 डिग्री देख लिया, आपने 8 डिग्री देख लिया, तो सर यस, मालदीव और मिनिकॉय के बीच क्या गुजरता है, 8 डिग्री चैनल गुजरता है सर। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच क्या गुजरेगा सर, ML के बीच तो 9 है, ठीक है, तो ML के बीच में 9 है और MM के बीच में क्या है सर, तो MM के बीच में 8 है, यानी मालदीव और मिनिकॉय। और मालदीव और लक्षद्वीप के बीच क्या गुजर रहा था, 9 डिग्री चैनल। वेरी गुड, एग्जाम में बार बार पूछा और बीपीएससी में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सा डिग्री गुजरता है, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में देखिए यहाँ पर 10 डिग्री चैनल गुजरता है। राइट, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में आपको कौन मिल जाएगा, 10 डिग्री चैनल मिलेगा। यहां पर देखिए, यहां आपको दिखाया हुआ है कि ये है लिटिल अंडमान, ठीक है, और ये है कार निकोबार। तो लिटिल अंडमान, ये कार निकोबार है और ये लिटिल अंडमान है। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सा चैनल गुजर रखता है, तो सर 10 डिग्री चैनल गुजरता है। राइट, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, LC आप जान लीजिए। तो लिटिल अंडमान और कार, तो आपको यहां से मैं एक शॉर्टकट बताता हूं, MM के बीच में 8 डिग्री और मिनिकॉय और लक्षद्वीप यानी ML के बीच में क्या गुजरेगा, ML के बीच में सर 9 डिग्री और लिटिल अंडमान और कार निकोबार यानी LC के बीच में सर 10 डिग्री। इतनी चीजें आप जैसे ही ये चैनल वाला पूछे या आप लिख लेंगे, आपका आंसर बन जाएगा। सो आपने देखा इंडिया का दक्षिणतम पॉइंट क्या था, इंदिरा पॉइंट था। उसी प्रकार से इंडिया का एक उत्तरी पॉइंट है। तो इंडिया का उत्तरी पॉइंट क्या है, इंडिया का उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कॉल। यह भी प्रश्न पूछता है कि इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कहां पर है, तो सर इंदिरा कॉल है। क्या है, इंदिरा कॉल होगा। और इंडिया का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो सर इंदिरा पॉइंट होगा। इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल में कंफ्यूज नहीं होना है। इंदिरा कॉल पूछे तो आपका आंसर होगा सर उत्तरी पॉइंट है, और इंदिरा पॉइंट पूछता है तो यानी ये दक्षिणी पॉइंट के बारे में हमसे बात कर रहा है। आपने देखा 8 डिग्री चैनल, आपने देखा 9 डिग्री चैनल, आपने देखा 10 डिग्री चैनल। अब आप कभी कभी सुनते होंगे 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल क्या है, 6 डिग्री चैनल इज नथिंग बट अ ग्रेट चैनल। क्या है, 6 डिग्री चैनल इज नथिंग बट अ ग्रेट चैनल। तो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच एक चैनल गुजरता है। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच, ये इंडोनेशिया है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये आर्किपेलागो। तो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच एक लाइन गुजरता है और ये नथिंग बट अ 6 डिग्री लाइन है, ठीक है। तो 6 डिग्री जो चैनल है उसी को हम बोलते हैं ग्रेट चैनल। राइट, याद रहेगा। तो पूछे अगर आपसे कि सर ग्रेट चैनल कहां पर है, तो ग्रेट चैनल सर इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में है और 6 डिग्री भी यही लाइन है। ओके, अब आइए हम बात कर लेते हैं भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल के बारे में। तो भारत का भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वह है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। याद रहेगा, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है। पूरे विश्व में जो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है
भारत ये है। तो भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे विश्व का 2.43% पड़ता है। इस हिसाब से अगर पूरे विश्व में भारत का पोजीशन देखें, भारत का स्थान देखें क्षेत्रफल के हिसाब से, तो भारत का स्थान 7th पड़ता है। 7th किसके बाद पड़ता है? तो भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां नंबर आता है। तो कभी कभी आपसे ये जो है अरेंज करने के लिए भी दे देगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से बड़े कंट्री को अरेंज कीजिए। तो नंबर 1 पर आएगा रूस। रूस इज ग्रेटर देन कनाडा। कनाडा इज ग्रेटर देन चीन। चीन इज ग्रेटर देन यूएसए। यूएसए इज ग्रेटर देन ब्राजील एंड ब्राजील इज ग्रेटर देन ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया इज ग्रेटर देन भारत। याद रहेगा। सो नंबर 1 पर रूस, नंबर 2 पर कनाडा, नंबर 3 पर चीन, नंबर 4 पर यूएसए, नंबर 5 पर ब्राजील और नंबर 6 पर ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 पर इटसेल्फ भारत। तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का स्थान पूरे विश्व में 7th पोजीशन पर है। लेकिन पॉपुलेशन से अगर पूछ दे तो पॉपुलेशन में नंबर 2nd पोजीशन पर है। नंबर 1 पर क्या है? चाइना है। ओके, अगला लाइन जो है कि भारत एकमात्र देश है जिसके नाम पर किसी भी महासागर का नाम पड़ा है। तो भारत एकमात्र देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा है, और वो महासागर कौन सा है सर? हिंद महासागर, यानी इसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? इंडियन ओशियन। क्या बोलते हैं? इंडियन ओशियन। ये देखिए, ये क्या है? ये इंडियन ओशियन है, और भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी भी महासागर का नाम पड़ा है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि एकमात्र देश जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा है, तो होगा आपका इंडिया। राइट, चलिए अब बात करते हैं कि भारत का प्रादेशिक सीमा, जो भारत का प्रादेशिक सीमा है, समुद्री सीमा या क्षेत्रीय सागर से 12 समुद्री मील दूर तक स्थित है। तो जो भारत का जो प्रादेशिक सीमा है, भारत का जो बाउंड्री होता है, वो जनरली क्या है? भारत का प्रादेशिक सीमा कहां तक फैला हुआ है? क्षेत्रीय सागर आधार, ये जो कोस्ट लाइन है ना, तो एक इमेजिनरी लाइन यहां से खींच लीजिए, इमेजिनरी लाइन। तो ये 0 डिग्री क्या हो जाएगा आपका? ये जो लाइन होगा ये 0 डिग्री हो जाएगा बेस लाइन। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बेस लाइन। ठीक है, यहीं से हम मापेंगे, क्योंकि ये क्या है? कोस्टल है ना, कोस्टल क्या है? ऊपर नीचे धसा हुआ है, तो इसको तो नहीं माने, कोई यहां से मान लेगा, कोई यहां से मान लेगा, कोई यहां से मान लेगा, कोई यहां से मान लेगा। यहां से 12 नॉटिकल माइल तो हम नहीं मान सकते हैं। तो भारत का सीमा यहां से कोस्ट से लेकर के, यानी बेस, एक इमेजिनरी बेस अगर खींचे तो यहां से लेकर के 12 नॉटिकल माइल तक होता है। कहां तक होता है? कोस्ट से लेकर के 12 नॉटिकल माइल तक भारत का प्रादेशिक समुद्री सीमा जिसको बोलते हैं। तो भारत का प्रादेशिक समुद्री सीमा जो फैला हुआ है भारत के कोस्ट लाइन से लेकर 12 नॉटिकल माइल तक। आपसे पूछता है एग्जाम में कि भारत का प्रादेशिक समुद्री सीमा कहां तक है, तो सर कोस्ट लाइन से लेकर के 12 नॉटिकल माइल तक है। याद रहेगा। बेस रेखा जो होता है दैट रिप्रेजेंट्स टेढ़े मेढ़े तट, ठीक है, को मिलाने वाला एक काल्पनिक सीधी रेखा है। तो जैसा कि हमने बताया कि ये जो कटा पटा जो तट है उसको मिलाने वाले एक इमेजिनरी लाइन को हम बेस लाइन बोलते हैं, जो यहां पर 0 दिए, और यहां से आपको 12 नॉटिकल माइल तक भारत का प्रादेशिक समुद्री सीमा कहलाता है। ये जो बेस लाइन है, आधार रेखा, ठीक है, आधार रेखा के बीच स्थित सागरीय जल को क्या बोला जाता है? आंतरिक जल बोला जाता है। इसके जो बीच में स्थित जल है उसको क्या बोला जाता है? आंतरिक जल बोला जाता है। तो यह भी पूछेगा आपसे अगर कि आंतरिक जल किसको बोला जाता है, तो आधार रेखा के बीच में स्थित सागरीय जल को हम आंतरिक जल बोलते हैं। ओके, उसके बाद एक आता है EEZ। EEZ जो होता है वो क्या होता है? बेस लाइन से आपको 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल का जो ये होता है वो होता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे। यहां पर देखिए, सबसे पहले उससे पहले और भी देख लेते हैं, संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल क्या होता है। तो संलग्न क्षेत्र किसको कहते हैं? संलग्न क्षेत्र किसको कहा जाएगा? तो संलग्न क्षेत्र जो होता है इसकी दूरी जो होता है आधार रेखा से 24 समुद्री माइल तक आगे है। तो सबसे पहले आपने देखा ये बेस लाइन होता है, ये बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक हमारा प्रादेशिक समुद्री सीमा है, और इसी बेस लाइन से जो 24 नॉटिकल माइल तक होता है इसको हम बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। ठीक है, अब संलग्न क्षेत्र का क्या फायदा होता है? यहां तक तो खैर ये हमारा पूरा एक्सक्लूसिव राइट हो गया, लेकिन ये वाला जो है यहां पर क्या होता है, तो बेस लाइन से 24 नॉटिकल जो जोन होता है उसे भारत को साफ सफाई,
तथा सीमा शुल्क की वसूली का वित्तीय अधिकार प्राप्त है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत को समुद्र में कितने नॉटिकल माइल तक साफ सफाई और सीमा शुल्क, या तो सिर्फ पूछ दे सीमा शुल्क वसूली करने का वित्तीय अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन में दे देगा 15 नॉटिकल माइल, 20 नॉटिकल माइल, है ना, 24 नॉटिकल माइल, तो आंसर हो जाएगा 24 नॉटिकल माइल। अगला जो बिंदु है वो है EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वह क्या होता है? ये होता है आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक, राइट। तो आधार रेखा ये है और यहां से आप मान के चले, मान लेते हैं एक इमेजिनरी लाइन ले लीजिए यहां पर कि ये 200 नॉटिकल माइल है, ठीक है। तो यहां से जो 200 नॉटिकल माइल तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज नथिंग बट EEZ। ये डिस्टेंस याद रखिएगा, पूछेगा। ये जो लाइन होता है इसमें भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान, रिसर्च एवं नए द्वीपों का, नए आइलैंड के निर्माण तथा प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन के लिए छूट मिला हुआ है। ये है आपको, इस तरह से आप इसको कह सकते हैं EEZ। ये इंडिया है और इंडिया से 200 नॉटिकल माइल तक हमारा EEZ है। और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? न्यू आइलैंड बना सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? रिसर्च कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? यहां तक जो समुद्री सीमा है, यहां तक आप, यहां पर अगर कुछ भी प्राकृतिक संसाधन मिलता है, समुद्री संसाधन मिलता है, उसको आप विदोहन इंडिया कर सकता है। सपोज दैट यहां एक हमको ONGC का लगाना है, प्राकृतिक नेचुरल गैस के लिए कोई प्लांट लगाना है, यहां से तेल फेच आउट करना है, तो ये कर सकता है इंडिया, बिकॉज इट्स एक्सक्लूसिव राइट ऑफ इंडिया, यहां पर अधिकार है उसके। और इसके बाद यानी बियॉन्ड जो 200 नॉटिकल माइल है, बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल ये जो लाइन बन रहा है, अब ये वाला जो सीमा कहलाएगा, ये कहलाएगा हाई सी यानी उच्च सागर कहलाएगा, और इसमें सभी राष्ट्रों को समान अधिकार है। तो यानी 200 नॉटिकल माइल के बाद वाला जो एरिया होगा वो उच्च सागर कहलाएगा, और इसमें सारे राष्ट्रों को इक्वल राइट होगा, यानी हर कोई यहां से समुद्री विदोहन कर सकता है, यहां कुछ भी कर सकता है। एवरी कंट्री हैज इक्वल राइट, राइट। अब आगे क्या कर रहा है? अब आगे बात कर रहा है बॉर्डर के बारे में। अब यहां पर देखिएगा भारत के पड़ोसी राज्य, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो भारत के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, राइट। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये सारे के सारे क्या है? भारत के पड़ोसी हैं। ओके। नेपाल और भूटान जो है भारत व चीन के बीच क्या काम करता है? बफर स्टेट का काम करता है। बफर स्टेट कहने का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं एक कंट्री ये है और एक कंट्री ये है, इन दोनों को बीच में कोई देश आ जाता है, सो दिस इज नोन एज बफर स्टेट। यानी अगर इस कंट्री को इंडिया पर आक्रमण करना होगा तो सबसे पहले भूटान पर आक्रमण करेगा या भूटान का मदद लेगा, या इंडिया को अगर चाइना पर कवर अटैक करना होगा तो यहां से इसको गुजरना पड़ेगा। दैट्स वाई नेपाल और जो भूटान होता है, इस तरह से जो बॉर्डर बनता है, तो जो नेपाल और जो भूटान का जो एरिया है दैट इज नोन एज अ बफर स्टेट, ठीक है। इट वर्क्स एज अ बफर स्टेट फॉर इंडिया। ओके। सो नेपाल और भूटान जो है भारत व चीन के बीच क्या काम करता है? बफर स्टेट का काम करता है। नेपाल से भारत का जो सीमा है, नेपाल से भारत का सीमा कौन कौन से भारत के राज्यों से लगता है? तो यह है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ लगता है। याद रखिएगा, नेपाल का जो सीमा है वो किससे किससे लगता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगता है। यहां पर मैप में देख लीजिए, ये देखिए ये क्या है, यहां पर आप देखिए ये नेपाल है, ये नेपाल है और ये सिक्किम है और ये भूटान है आपका। ओके। सो दिस टू स्टेट्स वर्क्स एज अ बफर स्टेट फॉर इंडिया, और स्टेट्स विच टचेज नेपाल का बाउंड्री कौन कौन टच कर रहा है? उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के बाउंड्री को टच कर रहा है, 3 यहां और 2 यहां, तो 5 राज्य जो नेपाल की सीमा को टच करता है। उसी प्रकार से अब यहां पर देखिए भूटान की सीमा को टच कौन कौन करता है? तो भूटान की सीमा को कौन कौन टच कर रहा है? भूटान की सीमा को टच करने वाला जो राज्य है वो कौन कौन है? वो है पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश।
इसको मैं अगर मिटा दूं तब आप यहां पर इसे देख सकते हैं। तो यहां पर देख लीजिए, ये वाला देखिए, ये है भूटान। तो ये यहां से टच करेगा आपको पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद असम टच करता है, असम के बाद ये टच करता है अरुणाचल प्रदेश। तो ये 3 राज्य जो हैं वो भूटान को टच करता है। आपको क्या ये सारे जो राज्य हैं भूटान को टच करते हैं, पश्चिम बंगाल, और इसके साथ साथ एक चीज और, तो टोटल 4 हो जाएंगे यहां पर, बिकॉज यहां सिक्किम भी है ना, ये सिक्किम है। तो ये 4 राज्य, भूटान को टच करने वाले 4, नेपाल को टच करने वाले 5। ओके, सो नेपाल को 5 हो जाएगा और भूटान को 4 हो जाएगा, 4 राज्य। क्योंकि भूटान क्या करता है, ये सॉरी सिक्किम क्या करता है, नेपाल को भी टच करता है और भूटान को भी टच करता है, राइट। चलिए, तो यहां देख लीजिए, भूटान की सीमा को सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम व अरुणाचल प्रदेश, असम व अरुणाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें, यहां पर देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। अब यहां देखिए स्थिति बदल गई है। स्थिति क्या बदली है, पाकिस्तान की जो सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो सर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं जो पाकिस्तान की सीमा को टच करते थे। पहले क्या था, पहले एक जेएनके राज्य था जो पाकिस्तान की सीमा को टच कर रहा था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों टच करते हैं। इसके अलावा पंजाब, राजस्थान और गुजरात, यानी 3 स्टेट्स और 2 यूटी पाकिस्तान के सीमा को टच करता है। ओके, यहां पर देखिए ये पाकिस्तान है, ओके पाकिस्तान है, और ये क्या है, ये है आपको जेएनके, दिस इज जेएनके और दिस इज लद्दाख। तो अब पाकिस्तान से पूछेगा कि पाकिस्तान के से कौन कौन से सीमा टच करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि सर जेएनके तो है ही और लद्दाख भी है। तो 2 यूनियन टेरिटरीज है, 2 यूनियन टेरिटरीज के अलावा राजस्थान, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये 3 ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान से अपना सीमा बनाता है। तो 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरीज। वहीं अगर चाइना से बात करेगा, ओके पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं। ये देखिए ये है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से कौन कौन से सीमा राज्य या यूनियन टेरिटरीज टच कर रहा है, पहले होता था जेएनके, आंसर हमारा क्या होता था जेएनके, लेकिन अब ये नहीं होगा। अब क्या होगा सर, इसके जगह पर अब लद्दाख आ गया, ठीक है। तो लद्दाख जो है वो टच करता है हमारा अफगानिस्तान से, ये वाला पोर्शन जो है वो अफगानिस्तान से टच करता है। अब यहां पर देखिएगा चाइना की भी स्थिति बदल गया है, चाइना से भी अब जेएनके टच नहीं करता है, चाइना से अब कौन टच करता है, लद्दाख टच करता है। कौन सा टच करता है, लद्दाख टच करता है, हिमाचल प्रदेश टच करता है, उत्तराखंड टच करता है, राइट। और कौन टच करता है सर, सिक्किम भी करता है और इधर अरुणाचल प्रदेश भी करता है। ओके, तो यहां पर देखिए चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन है, सर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सो 1 यूनियन टेरिटरीज और 4 राज्य हो गए, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब हम बात कर लेते हैं म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से। तो म्यांमार की सीमा को टच करने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये देखिए म्यांमार, तो म्यांमार की सीमा को कौन टच करता है, म्यांमार की सीमा को टच करता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कौन कौन टच करेगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और सर मिजोरम, ठीक है। जो मिजोरम है वो म्यांमार की सीमा को टच करेगा। तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम वाला जो एरिया है, मिजोरम वाला जो एरिया है वो म्यांमार की सीमा को टच करता है। ये है म्यांमार, यहां पर देख लीजिए। तो म्यांमार से 4 इंडियन ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम स्पर्श करता है। अब हम बात करते हैं बांग्लादेश की। यहां पर देखिए ये है बांग्लादेश, ये वाला जो एरिया है ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश कितने भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ये भी प्रश्न पूछता है। और एक चीज मैं बता दूं, बांग्लादेश का जो बाउंड्री है सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री है इंडिया के साथ जो शेयर करता है। सो द कंट्री विच शेयर्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री या इंडिया शेयर लॉन्गेस्ट इट्स बाउंड्री विद विच कंट्री, तो होगा बांग्लादेश, ठीक है। तो हमारा सबसे ज्यादा जो बाउंड्री है वो बांग्लादेश के साथ ही है।
अब अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के साथ शेयर करने वाले इंडियन स्टेट्स है वो है मिजोरम, मिजोरम, त्रिपुरा, त्रिपुरा, असम, मेघालय एंड पश्चिम बंगाल ऑफ कोर्स, है ना। सो पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, टोटल 5 राज्य जो कि बांग्लादेश से टच करता है। याद रहेगा इतना, याद करना है, ठीक है। बांग्लादेश से मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय या पश्चिम बंगाल। आइए एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि भारत में टोटल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। सर भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। सर 8 के से हमने तो 9 पढ़ा था, लेकिन बीच में तो चेंज भी हुआ ना। क्या चेंज हुआ दिखाएंगे। यूनियन टेरिटरीज भी है लिस्ट यहाँ पर और स्टेट का भी लिस्ट है। सो ये यहाँ पर उसके स्टेट्स और विद इट्स कैपिटल, आंध्र प्रदेश का अमरावती, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, आसाम का दिसपुर, बिहार का पटना, ठीक है। तो ये सारे जो इसकी कैपिटल्स हैं एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसको गो थ्रू हो लीजिएगा। कभी कभी कैपिटल भी पूछ देता है एग्जाम में, ठीक है ना। और ये कैपिटल भी जब मिलाने के लिए दे जाता ना तो बहुत सारे लड़के जो हैं गलती भी करके आ जाते हैं यहाँ से। ये कैपिटल को आप याद कर लीजिएगा, एक बार गो थ्रू हो लीजिए, वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार वीडियो को पॉज करके इसको, इस कैपिटल को पूरे को एक बार देख लीजिएगा। हम बात कर लेते हैं यूनियन टेरिटरीज की। ये 28 राज्य है और इसके कैपिटल एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा प्लीज, इट इज माई रिक्वेस्ट। अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें, सबसे पहले यूनियन टेरिटरीज में यहाँ देखिए अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार का जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद है चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरीज, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ है। ये देखिए ये क्या हुआ है, दादर और नागर हवेली प्लस दमन एंड दीव, ये दोनों मिल गया है। दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव अब एक ही है और इसका जो कैपिटल है वो है दमन। ओके, सो ये दिल्ली है, दिल्ली का कैपिटल दिल्ली। जेएनके, जेएनके का समर कैपिटल है श्रीनगर और विंटर कैपिटल है जम्मू। यहाँ 2 कैपिटल है, ठीक है। स्टेट विच इज हैविंग 2 कैपिटल दैट इज द जम्मू कश्मीर, समर में श्रीनगर और विंटर में जम्मू। लद्दाख का कैपिटल है लेह, ठीक है। लक्षद्वीप का कैपिटल है करावती और पुडुचेरी का है पुदुचेरी। याद रहेगा, ये याद कर लीजिए इसको। टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज एंड इट्स कैपिटल। ओके, अब हम बात कर रहे थे कोस्टल स्टेट्स का। सो देयर आर टोटल 9 कोस्टल स्टेट्स इन इंडिया। कितने? देयर आर टोटल 9 कोस्टल स्टेट्स इन इंडिया। ये जो कोस्टल स्टेट्स है देयर आर टोटल 9 कोस्टल स्टेट्स। कौन कौन सा है यहां पर से देखना शुरू कीजिए। गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है। यहां पर एक छोटा सा यहां पर देखिएगा गोवा, फिर इसके बाद देखिए कर्नाटक, फिर ये वाला राज्य देखिए, ये वाला पोर्शन केरला, उसके बाद ये वाला पोर्शन देखिए, ये क्या है तमिलनाडु, ये वाला पोर्शन देखिए सर, ये आंध्र प्रदेश, ये वाला पोर्शन देख लीजिए, ये है ओडिशा और ये वाला पोर्शन देख लीजिए सर, ये वेस्ट बंगाल। सो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, ओके, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। दीज आर द 9 कोस्टल स्टेट्स इन इंडिया। ओके, अब हम बात करते हैं लेंथ के हिसाब से कि कोस्टल स्टेट्स का लेंथ क्या है। तो लेंथ के हिसाब से गुजरात की लंबाई सबसे ज्यादा है, उसके बाद फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, उसके बाद फॉलोड बाय तमिलनाडु, फॉलोड बाय महाराष्ट्र। ये अगर 4 भी याद कर लीजिए, आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनता है यहां से और बार बार पूछा जाता है कि एक तो क्वेश्चन पूछेगा कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसका है, तो गुजरात का है, और एक अरेंज करने के लिए दे देगा कि लंबाई के हिसाब से इन कोस्टल राज्यों को अरेंज कीजिए। तो आई होप ये बनेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया और जनरल व्यू। इंडिया एक सामान्य परिचय के बारे में एक बेसिक आइडिया था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। धन्यवाद।